हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान प्लस पर। बजट में पिछला वीडियो में हमने इंट्रोडक्शन दिया था, नॉर्मल बजट क्या है, बजटिंग क्या है। तो उसके बाद हमने वर्गीकरण को थोड़ा सा आपको बताया था। आज हम बजट का वर्गीकरण देखेंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से परीक्षा में प्रश्न बनने की बहुत ज़्यादा संभावना है और बनेगा भी। संभावना क्या है? तो बजट का वर्गीकरण, देखिए बजट का वर्गीकरण बहुत लंबा चौड़ा है। हालांकि इसमें आपको कुछ चीज़ें नॉर्मल समझने लायक हैं जो कि आप आसानी समझ जाएंगे। कुछ चीज़ें थोड़ा सा हमको डिटेल में लेके चलना पड़ेगा, जहाँ से परीक्षा में ज़्यादा प्रश्न बनने की संभावना रहती है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखते हैं कि क्या है बजट का वर्गीकरण। देखिए बजट का वर्गीकरण मुख्यतः तीन रूपों में किया गया है। किन किन आधार पे? समय के आधार पे, लोचशीलता के आधार पे, क्रियाशीलता के आधार पे। इन तीनों की अगर बात करें, समय के आधार पे, लोचशीलता के आधार पे, क्रियाशीलता के आधार पे, तीनों फिर से अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किए जाएंगे। समय के आधार पे बात करते हैं तो दीर्घकालीन बजट होते हैं। दीर्घकालीन बजट वो बजट होते हैं जो कि लंबे वक्त के लिए बनाए जाते हैं। 5 साल, 10 साल, 20 साल के लिए जो बजट तैयार किए जाते हैं वो किसके आधार पे? दीर्घकालीन बजट उनको कहा जाता है। अब ये बजट जो होते हैं लंबी अवधि के लिए, जैसे कि आप देखते हैं कोई कंपनी की जब स्थापना होती है तो उसमें लंबे समय के लिए क्या होता है कि एक प्रोग्राम बनाया जाता है कि इतने साल में ये किया जाएगा, इतने समय में ये किया जाएगा। तो इसलिए उनको दीर्घकालीन बजट कहते हैं। अल्पकालीन बजट क्या होते हैं? अल्पकालीन बजट वो बजट होते हैं जो 1 साल तक के लिए तैयार किए जाते हैं, वो अल्पकालीन बजट होते हैं, उन्हें अल्पकालीन बजट कहते हैं। 1 साल में नॉर्मल सामान्य वित्तीय ईयर्स में जो भी आय व्यय होते हैं उनका पूरा लेखा जोखा इसी बजट में किया जाता है, अल्पकालीन बजट के माध्यम से। चालू बजट की अगर हम बात करते हैं तो चालू बजट वो है जो कोई भी वित्तीय ईयर चल रहा है तो उसमें किसी एक निश्चित समय के लिए, 3 महीने के लिए, 2 महीने के लिए, 1 महीने के लिए या किसी क्षेत्र के लिए अलग से बजट तैयार कर लिया जाता है अल्पकालीन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए। मान लीजिए साल चल रहा है और उनको कोई टारगेट मिल गया, किसी कंपनी को जो नॉर्मल प्रोडक्शन है 10,000 पॉकेट करता है, 10,000 पैकेट करता है, लेकिन उसको अचानक क्या हुआ, 1 साल में ये 10,000 है, 5,000 पैकेट का अलग से टेंडर इन्हें मिल गया और इनको 3 महीने में या 6 महीने में इनको कंप्लीट करके देना है। तो इसके लिए चालू बजट वो तैयार कर लेते हैं कि इसको कंप्लीट करके इनको देना है। तो ये आपका समय के आधार पे हो गया बजट। समय के आधार पे कुछ डिटेल में नहीं पूछेगा, समय काल पूछ लेगा बस आपसे, इतना ही ये प्रश्न आपसे बनेगा समय काल के आधार पे। ठीक है, तो अगर पूछ लेगा 5 से 10 साल का दीर्घकालीन बजट की कितनी अवधि होती है, अल्पकालीन बजट और चालू बजट। अब हम बात करते हैं लोचशीलता के आधार पे, हम बजट की बात करते हैं। लोचशीलता के आधार पे अगर आप बात करेंगे तो 2 प्रकार के बजट होते हैं, एक स्थायी बजट होता है, एक लोचदार बजट होता है। स्थायी बजट वो बजट होते हैं जो एक बार तैयार कर लिए गए और उसमें कोई संभावना, हेर फेर की संभावना नहीं रहती है। यानी कि जो गोल निर्धारित कर लिए गए हैं, जो गोल निर्धारित कर लिए गए हैं उन पे आप बदलाव नहीं कर सकते। जो निर्धारित किए गए हैं उनको आपको किसी भी हालत में उनको प्राप्त करना है, प्राप्त हो चाहे ना हो, लेकिन उसमें आपको चेंज नहीं कर सकते हैं। ये स्थायी बजट होते हैं। लेकिन लोचदार बजट क्या होते हैं? लोचदार बजट वो बजट होते हैं जो कि समय के साथ परिवर्तन आप कर सकते हैं यदि आवश्यकता पड़ी। जैसे कि हमने अभी आपको बताया कि 5,000 का टेंडर आ गया तो वहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, कुछ चीज़ों को बदलाव करके प्रोडक्शन अपना बढ़ा सकते हैं। तो ये लोचदार बजट होता है, यानी कि परिस्थितियों के हिसाब से कम या ज़्यादा। अभी जैसे कि लॉकडाउन हो गया, सेल कम हो गई तो क्या करेगी कंपनी, लोच कर देगी, अपने बजट को कम कर देगी और वहाँ पर कम प्रोडक्शन करने लगेगी, जिससे कि जितनी उत्पादन हो उतना खपत किया जा सके, फालतू का स्टॉक ना बने, कंपनी का पैसा ना फंसे। इसलिए लोचदार बजट कहते हैं। हर बजट के अपने अपने फ़ायदे होते हैं। यदि स्थिर बजट है तो, स्थायी बजट है तो वहाँ पे स्ट्रिक्टता होती है, यानी कि कंपनी को अपने ऑब्जेक्ट को पाना होता है। जबकि लोचदार में कभी कभी शिथिलता आ जाती है। होता अच्छा है लेकिन कभी कभी शिथिलता आ जाती है। अगर बजट नहीं जो ऑब्जेक्ट है हमारा गोल नहीं पा पाए तो इसको हम कम घटा सकते हैं। ठीक है, अब जो मुख्यतः जो हो गया समय के आधार पे आपका बजट, लोचशीलता के आधार पे बजट आपका कंप्लीट होता है। अब हम यहाँ पे जो है क्रियाशीलता के आधार पे, एक्टिविटी के आधार पे आपको जो बजट है वो मेन है। इसी के आधार पे हम इसके अंदर की डिटेल की चर्चा हम करेंगे, डिटेल में इसी की चर्चा हम करेंगे। किसके आधार पे? क्रियाशीलता के आधार पे हम बजट की चर्चा करेंगे। तो अब यहाँ पे हम देखेंगे कि क्रियाशीलता के आधार पे कौन कौन से बजट आपके आएंगे। तो यहाँ पे अब हम देखेंगे कि क्रियाशीलता या सहायक बजट कौन कौन से होते हैं।
क्रियाशीलता या सहायक बजट की अगर हम बात करते हैं तो इसमें क्रियाशीलता के आधार पर 2 बजट बांटा गया है, एक क्रियाशीलता या सहायक बजट, दूसरा होता है मास्टर बजट। मास्टर बजट की चर्चा हम बाद में करेंगे। हालांकि मास्टर बजट को हम एक संक्षिप्त रूप में अगर बता दें तो मास्टर बजट विभागों का बजट होता है जिनका एक निश्चित गोल हर डिपार्टमेंट का होता है एक व्यवसाय के अंदर। अब क्रियात्मक बजट को भी फिर से 4 भागों में बांटा गया है, विक्रय बजट, लागत बजट, रोकड़ बजट व पूंजीगत बजट। इन सब को हम डिटेल में करेंगे। विक्रय बजट, लागत बजट, देखिए जो मेन गोल होता है हमारा विक्रय बजट पे ही सब कुछ डिपेंड करता है, सब कुछ डिपेंड करता है। यानी कि विक्रय, अगर आप को विक्रय कितना करना है उसी के आधार पर आप लागत अपनी तय कर सकते हैं कि इतना विक्रय करना है तो हमारी इतनी कॉस्ट लगेगी, इतनी रोकड़ की ज़रूरत या उतनी पूंजी की ज़रूरत हमें पड़ेगी। ठीक है, अब विक्रय बजट के ही आधार पे हमारे जब लागत कितना विक्रय हो आपको पता चल गया तो कितनी लागत लगेगी। अब लागत आएगी तो उत्पादन लागत, प्रशासन लागत, इन सारी चीज़ों को आप आसानी से क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। उत्पादन लागत को फिर से 4 भागों में विभाजित किया जाता है। तो इन सब की चर्चा हम अब विस्तृत करेंगे क्योंकि यहाँ से प्रश्न बनने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है। तो चलिए अब हम एक एक करके देख लेते हैं कि किन किन बजटों में। हम सबसे पहले देख लेंगे यहाँ पे विक्रय बजट से शुरुआत हम करेंगे। तो क्रियाशीलता के आधार पर अब हम बजट देखेंगे, क्रियात्मक या सहायक बजट। इसको आप स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए। चलिए अब हम देख लेते हैं, क्या कहाँ से देख लेते हैं कि अब हम देख लेते हैं सिंपल सा होता है क्रियात्मक या सहायक बजट में। हम देखेंगे यहाँ पे कि अब हम बात करेंगे विक्रय बजट की। तो अब हम हेडिंग डाल देते हैं क्रियात्मक या सहायक बजट, जिसमें पहला देखेंगे हम विक्रय बजट। विक्रय बजट इम्पोर्टेंट है। विक्रय बजट यानी कि सेल्स बजट, सेल्स बजट, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे होगा। अब देखिए विक्रय बजट की अब हम बात करेंगे तो क्या होता है आपका विक्रय बजट। देखिए विक्रय बजट क्या होता है, एक व्यवसाय का सबसे महत्वपूर्ण बजट की अगर हम बात करें तो विक्रय बजट ही होता है। कैसे होता है, देखिए अगर आपको पता है कि आपको कितनी बिक्री 1 साल के अंदर करनी है तो उसी हिसाब से आप सारा काम को एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब देखें अन्य सभी बजट इसी के आधार पर तैयार किए जाते हैं क्योंकि जब विक्रय पता हो गया तो आपको अन्य कितना कच्चा माल चाहिए, कितना आपको पूंजी चाहिए, आदि सारी चीज़ों को आप आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। इस बजट को तैयार करने तथा क्रियान्वित करने के लिए उत्तरदायी विक्रय प्रबंधक होता है। इसको तैयार कौन करता है, तो सेल्स मैनेजर करता है। कौन तैयार करता है, विक्रय प्रबंधक। तो इसको तैयार कौन करता है, विक्रय बजट को विक्रय प्रबंधक तैयार करता है। ये चीज़ आपको जानना है। बाकी सारे बजट इसी पे डिपेंड हो जाते हैं, विक्रय बजट पे। अब यहाँ पे इसके अंतर्गत विभिन्न बाज़ारों में बेची जाने वाली विभिन्न वस्तुओं का पूर्वानुमान लगाया जाता है। विक्रय बजट में जैसे कि विभिन्न बाज़ार हैं, जैसे कि आप मान लीजिए कि यूपी के छात्र हैं, यूपी में लखनऊ, प्रयागराज, आगरा, मेरठ, गाज़ियाबाद, कानपुर सारे शहर हैं। तो इन सारे शहरों में बिक्री किस मात्रा में होगी। अब अलग अलग शहरों में अलग अलग होता। अब भारत की बात करेंगे तो जैसे बड़े 4 नगर मुंबई हो गया, दिल्ली हो गया, चेन्नई हो गया, कोलकाता हो गया, ये 4 बड़े महानगर हैं। तो यहाँ पे लोगों की जो आय होती है वो अधिक होती है। तो यहाँ पे महंगी चीज़ें और इनको क्वालिटी गुणवत्ता युक्त चीज़ें चाहिए, जबकि छोटे शहरों में थोड़ा सा गुणवत्ता पे समझौता कर लेंगे लेकिन थोड़ी सस्ती भी चीज़ें चाहिए। तो यहाँ पे हम वही चीज़ आपको बता रहे हैं कि इसमें क्या है कि विभिन्न बाज़ारों में बेची जाने वाली वस्तुओं का पूर्वानुमान लगाया जाता है। गत वर्ष यानी कि पिछले वर्ष के बजट के वास्तविक परिणाम भी बजट के साथ प्रदर्शित किए जाते हैं। अब आपको ध्यान देना होगा कि विक्रय बजट को बनाते वक्त प्रबंधक को ये ध्यान देना पिछले वर्ष कितना टोटल बिक्री हुई है और इस वर्ष हमको क्या करना है, कितना
टारगेट रखना है, ठीक है, जिसमें क्या होता है कि प्रदर्शित किया जाए, जिसमें अधिकतम सूचना मिल सके, यानी कि बजट तैयार करने के लिए, विक्रय बजट तैयार करने के लिए अधिकतम सूचना पिछले बजट से आप ज्ञात कर सकते हैं। इस बजट को तैयार करते समय कौन कौन सी बातें ध्यान रखनी चाहिए, आपको चीज़ों को आपको समझ में आ गया होगा। सबसे महत्वपूर्ण बजट होता है विक्रय प्रबंधक तैयार करता है, पिछले वर्ष के बजट को ध्यान में रखा जाता है, विभिन्न शहरों में विक्रय वस्तुओं को इसमें क्या कहा जाता है, पूर्वानुमान लगाया जाता है। तो इसको बजट को तैयार करते वक्त, विक्रय बजट को तैयार करते वक्त ध्यान रखने वाली बातें आप नोट कर लीजिएगा। विक्रय बजट को बनाते वक्त ध्यान में रखने वाली बातें। अब इसको देखिएगा, ध्यान में रखने वाली बातें। अभी हम इसको एग्जाम्पल के थ्रू आपको एक एक चीज़ समझा देंगे, तो पहले आप इसको समझ लीजिए। देखिए कौन कौन सी बातों को आपको ध्यान रखना होगा। पहला होगा कि गत वर्ष में बिक्री कैसी थी। गत वर्ष में बिक्री का विश्लेषण, गत वर्ष में बिक्री का विश्लेषण क्या क्या होगा, हम अभी आपको सारी चीज़ समझा देंगे। ध्यान से देखिएगा, आप इसको समझिएगा। गत वर्ष में बिक्री का विश्लेषण। दूसरा, सरकारी नीति। तीसरा क्या हो जाएगा, गत वर्ष में बिक्री। दूसरा हो गया सरकारी नीति। तीसरा, बाजार में प्रतिस्पर्धा की स्थिति। बाजार में प्रतिस्पर्धा की स्थिति। तीसरा पॉइंट हम यहाँ पे, चौथा पॉइंट अगर हम देख लेते हैं तो चौथे पॉइंट की अगर हम बात करेंगे तो प्लांट की आपकी क्षमता कितनी है। आप टारगेट ज़्यादा रख दिए, पता चला कि आपकी प्लांट उत्पादन ही ना कर रहे, तो प्लांट की क्षमता को भी आपको ध्यान में रखना होगा ये बजट बनाते वक्त। यदि प्लांट की क्षमता नहीं करेंगे तो आप टारगेट अधिक रख लेंगे और वो पूरा नहीं हो पाएगा। यहाँ पे एजेंट जो होते हैं, एजेंट सेल्समैन के अनुमान। आगे अगर हम बात करते हैं यहाँ पे 6 पॉइंट की, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा मौसमी उच्चावच। और अगला हो जाएगा फैशन में परिवर्तन। इन सब को एक बजट बनाते वक्त इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखना होगा। फैशन में परिवर्तन, तो आपको नॉर्मल ये बजट समझ में आ गया होगा। अब आप देखते हैं इसको एग्जाम्पल के थ्रू आप यहाँ पे समझ सकते हैं कि कैसे। जैसे कि आपको किसी बाज़ार में प्रोडक्ट कौन कौन से हैं, यहाँ पे हम देख सकते हैं। अगर मार्केट की बात करते हैं, इसको आप थोड़ा सा समझ लीजिए डिटेल में। ये मार्केट हो गया हमारा। मार्केट की बात करते हैं हम, तो यहाँ पे प्रोडक्ट हो गए, यहाँ पे। वहाँ पे क्या हो जाएगा, बजट में कितना था, इसको इधर आपको दिखेगा नहीं, बजट आपका कितना था, मतलब बजट आपने कितना बनाया था। इसको हम रफ करने के बाद आपको हम समझाते हैं, क्योंकि इतने में आपको चीज़ें क्लियर नहीं होंगी। चलिए हम आपको दिखा देते हैं बजट कितना था आपका और सेल्स कितना हुई। सेल्स, इसको आप समझ जाइएगा। अब मार्केट, प्रोडक्ट, बजट और सेल, ठीक है। अब मार्केट क्या हो गया, मार्केट यहाँ पे देख लेते हैं, मुंबई, और यहाँ पे कुछ छोटे शहर ले लेते हैं, एक मीडियम शहर ले लेते हैं लखनऊ, और एक छोटा ले लेते हैं, जैसे कि आप मान लीजिए कि यूपी का कोई भी आप डिस्ट्रिक्ट ले लीजिए, चाहे कुशीनगर आप ले लीजिए, छोटा सा शहर, ठीक है। अब यहाँ पे प्रोडक्ट कौन से हो गए, यहाँ पे प्रोडक्ट ए और बी हैं, यहाँ पे भी ए और बी हैं, यहाँ पे ए और बी हैं, चाहे हम 2 ही ले लेते हैं यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे चीज़ों को अब आप समझिएगा। जो सेल्स का बजट है वो कितना है, आपको ये चीज़ यहाँ पे जानना है। यहाँ पे मान लीजिए कि 100 पीस है, 100 पीस, इसका रेट जो है 5 रुपये है।
100 पीस 5 रुपये बजट रखा गया है इसको, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कर देंगे कि प्रोडक्ट आपका क्या हो गया, ए हो गया, प्रोडक्ट बी हो गया। 2 प्रकार के प्रोडक्ट हम लेते हैं, और एक हो गया अगला जो होता है, इसको आप ज़्यादा मान लीजिए जिससे कि समझने में आपको आसानी हो, 500, और इसको हम 200 मान लेते हैं, और इसका प्राइस कितना था, 30 रुपये था, ठीक है। इसी प्रकार से लखनऊ में इन्होंने रखा कि 500 वाला जो है यहाँ पे एक मीडियम सार है तो यहाँ पे ज़्यादा बिकेगा, तो इनको इन्होंने रख लिया कि 800 और गुणे 5, और इसको इन्होंने रख लिया 150 गुणे 5, ठीक है। अभी अगला क्या हुआ कि यहाँ पे 1000 गुणे 5 कर दिया, और यहाँ पे इन्होंने कर दिया 100 गुणे 5, ठीक है। अब वास्तव में बिक्री का क्या अनुमान था, इन्होंने ये देखा कि मुंबई में भी जो सस्ता प्रोडक्ट है वो ज़्यादा बिक गया, यानी कि सस्ता प्रोडक्ट यहाँ पे कितना बिक गया, 600 बिक गया, 600 गुणे 5। महंगा प्रोडक्ट यहाँ पे क्या हो गया कि महंगा प्रोडक्ट यहाँ पे जितना टारगेट था उससे थोड़ा सा कम बिका, क्योंकि महंगा था। 180 लोगों को ये समझ में आ रहा था कि इसका जो प्राइस है वो कितना था, 30 रुपये, ये महंगा है इस प्रोडक्ट के मुकाबले, तो इसका जो बिक्री हुई 180 ही बिक्री हुई, और रेट क्या रहा, 30 ही के रूप में। अब यहाँ पे ले लीजिए, यहाँ पे कितना बिक गया, यहाँ पे 1000 बिक गया, यहाँ पे 5 में, और ये 150 ही यहाँ पे टारगेट रखा गया था, जो कि ये बेच पाए, कितना बेच पाए, 120 ही बेच पाए, और गुणे यहाँ पे 30 हो जाएगा, 30 गुणे इन्होंने क्या रखा कि 30 रुपये में। अब क्या हुआ कि आगे जब ये जाएंगे तो यहाँ पे 1000 टारगेट था, ये 1500 बिक गया, और गुणे 5 में, और ये कितना बिका, ये 85 पीस ये बेच पाएँ, कितने, किस रेट में, 30 के रेट में। अब ये मैनेजर देखिएगा कि हमारा जो सस्ता वाला प्रोडक्ट है वो हर जगह बिक रहा है, तो क्या करेगा मैनेजर, 2 चीज़ करेगा। एक तो ए जो प्रोडक्ट है उसका प्रोडक्शन बढ़ा देगा, पहली चीज़ ये जो है उसका प्रोडक्शन बढ़ा देगा। दूसरा एक चीज़ मैनेजमेंट को और एक चीज़ ध्यान में जाती है, क्या ध्यान में जाती है कि जो दूसरा वाला प्रोडक्ट है वो महंगा है, लोग हर जगह कम, मुंबई जैसे शहरों में भी लोग कम खरीद रहे हैं, यानी कि वो उनका महंगा लग रहा है, और ये मुंबई जैसे शहरों में बहुत ज़्यादा बिक रहा है जबकि सस्ता प्रोडक्ट है। तो इन्होंने क्या किया कि ये प्रोडक्ट जो है, ए प्रोडक्ट का सबसे पहले क्या करेंगे, प्रोडक्शन इंक्रीज करेंगे, ठीक है। और दूसरा क्या करेंगे, ए प्रोडक्ट का क्या है, प्राइस भी इंक्रीज कर देंगे, क्योंकि अधिक बिक रहा है तो क्या करेंगे, ये प्राइस भी इंक्रीज कर देंगे। अब क्या करेंगे, बी प्रोडक्ट कम बिक रहा है, ठीक है, तो इनका प्रोडक्शन ये करेंगे, प्रोडक्शन स्थिर रखने की कोशिश करेंगे, और एक बार ये करेंगे कि जब यहाँ पे इसका प्राइस 5 की जगह ये 6 कर दिए, या 5 की जगह इसको 7 कर दिए, इसको 7 कर दिए, ये ज़्यादा बिक रहा है, इसको 7 कर दिए, और इसको बी प्रोडक्ट को इन्होंने क्या किया कि इसका प्रोडक्ट जो का प्राइस जो है, प्रोडक्शन तो स्थिर रखा, प्रोडक्शन क्या किया इन्होंने, स्थिर रखा, और क्या किया कि इन्होंने प्राइस को क्या किया, डिक्रीज कर दिया, यानी कि ये ज़्यादा बिक रहा है, इसी के एवरेज में इन्होंने क्या किया कि इसको 27 रुपये कर दिया। अब क्या हो जाएगा कि ए का प्रोडक्शन में कमी नहीं आएगी, क्योंकि वो लोगों में प्रसिद्ध है, लोग ज़्यादा है, और उन्हें 7 रुपये देने में भी कोई दिक्कत नहीं हो, तो ए की बिक्री में कमी नहीं आएगी, लेकिन बी की बिक्री यहाँ पे अचानक सडनली बढ़ जाएगी, क्योंकि अब वो सस्ता हो गया पहले के दर से। तो ये आपकी मार्केटिंग क्या हो गई, ये विक्रय मैनेजमेंट हो जाता है। विक्रय बजट किस प्रकार से तैयार किया जाता है, पूरा मार्केट एनालिसिस हमने आपको बता दिया। तो ये विक्रय बजट रहा है, इसको आप समझ जाएंगे तो इसको चीज़ों को आप बहुत आसानी से कर पाएंगे। तो ये मार्केट की प्रवृत्ति होती है सेल्स मैनेजमेंट की। अब हम आगे बढ़ते हैं, विक्रय मैनेजमेंट हमारा खत्म होता है। अब देखो इन सारी चीज़ यही पे, अब गत वर्ष का प्रकाशन आपने देख लिया कि इन्होंने क्या किया कि गत वर्ष में देखा कि इसका प्रोडक्ट क्या हुआ कि 500 बिक रहा है, और डिमांड 500 को इन्होंने क्या किया, बजट 500 रखा, 600 बिक गया, तो इन्होंने क्या किया कि फटाक से ए का प्रोडक्शन बढ़ा दिया, और क्या किया कि प्राइस भी बढ़ा दिया, क्योंकि बहुत बिक रहा है। सरकारी नीति कैसे इफेक्ट करेगी, मान लीजिए कि इनका क्या हुआ कि इनका प्रोडक्शन, हम आपको 1 मिनट समझा देते हैं सारी चीज़ें। सरकारी नीति कैसे, मान लीजिए कि यही कंपनी किसी प्रोडक्ट का उत्पादन, शराब का उत्पादन कर रही, ठीक है। अब शराब क्या हुआ, शराब को हर 28 राज्यों को ध्यान में रख के क्या बजट बना रही है, और क्या हुआ कि हो सकता है उनको लग रहा है कि कहीं जैसे बिहार में शराब बंदी ना हो जाए, अगर बिहार में शराब बंदी हो गई तो फिर हम जो ज़्यादा स्टॉक बनाएंगे वो हमारा वेस्ट चला जाएगा, क्योंकि एक निश्चित समय के बाद ख़राब हो जानी। तो ये क्या करेंगे, उसी हिसाब से अपना प्रोडक्शन को कम या ज़्यादा
मार्केट को ध्यान रख के, सरकारी नीतियों को ध्यान में रख के कम या ज़्यादा करेंगे। ठीक है, बाज़ार में प्रतिस्पर्धा की थी। अब इन्होंने ये देखा ए का प्राइस इन्होंने बढ़ा तो दिया, लेकिन अब इनको ये भी ध्यान में देखना होगा कि ए प्रोडक्ट्स के समतुल्य प्रोडक्ट बाज़ार में कहीं कोई 6 रुपये का तो नहीं बिक रहा है। अगर 6 रुपये का बिकेगा तो फिर इनका जो है इनका प्रोडक्ट नहीं बिकेगा। इसी को ध्यान में रख के इसका प्राइस ये फिक्स करते हैं। अब ये प्लांट की क्षमता, अब मान लीजिए कि माल बहुत ज़्यादा बिक रहा है, फिर भी प्लांट की क्षमता यहाँ पे कितनी है, मान लीजिए 5 2 7 8 7 15 15 15 10 25 25 और 5, मान लीजिए कि 3000 का इनको क्या है, 3000 की इनकी क्षमता है। और जो माल की डिमांड है, इन्होंने क्षमता इनकी 3000 है और इन्होंने बजट में रखा। और अगर ये बढ़ा सकते हैं अपनी क्षमता को, जैसे कि बिक्री ज़्यादा हुई तो ये बहुत कर सकते हैं, 4000 तक कर सकते हैं। ठीक है, अब ये 4000 तक जो अपना प्रोडक्शन कर सकते हैं तब तो ठीक है। अब इनका माल बहुत ज़्यादा बिक रहा है तो इसकी क्षमता भी तो इनको बढ़ानी पड़ेगी, प्लांट की क्षमता नहीं बढ़ाएंगे, प्रोडक्शन बढ़ेगा नहीं। सेल्समैन का क्या, जब ज़्यादा उत्पन्न हो रहा है तो सेल्समैन बताएगा सर आपके माल की, इस माल की ज़्यादा खपत है, उसी हिसाब से करेंगे। मौसमी उच्चावच, कंपनी छाते का निर्माण कर रही है, छाता बना रहे। अब छाता क्या हुआ कि इस साल बारिश नहीं है हुई तो छाता बिकेगा नहीं, तो फिर इसका काम खत्म। ठंडी नहीं पड़ी, स्वेटर नहीं बिकेंगे, जैकेट्स नहीं बिकेंगे, वुलन कपड़े नहीं बिकेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि नुकसान हो जाएगा। उसी हिसाब से इनको देखना। फैशन में परिवर्तन, मान लीजिए कि इन्होंने क्या किया कि वो नॉर्मल पैंट बना रहे हैं और उस पैंट की बिक्री बहुत कम हो गई, अब लोग जीन्स ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ों को एक विक्रय बजट बनाते वक्त सब सारी चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ता है। उम्मीद है कि आपको चीज़ें को क्लियर हो रही होंगी। क्लियर होने के लिए तो हम यहाँ पे खड़े हैं आप सभी के लिए कि हर चीज़ क्लियर हो। अब सेल्स बजट के बाद अब अगला पॉइंट जो हमारा आएगा, हम जब देखेंगे सेल्स बजट के बाद अब दूसरा बजट जो देखेंगे वो क्या होगा, वो आपका प्रोडक्शन बजट होगा, उत्पादन बजट। देखिए, जो परीक्षा की तरफ से इम्पोर्टेंट है हम वो करेंगे, जहाँ से परीक्षा में प्रश्न नहीं बनने की संभावना है उसको हम हल्का हल्का आपको समझा देंगे, उससे ज़्यादा आपको पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं रहेगी। उत्पादन बजट, उत्पादन बजट, ठीक है। अब उत्पादन बजट में क्या क्या हम देखेंगे, प्रोडक्शन मैनेजमेंट या प्रोडक्शन बजट, सॉरी यहाँ पे होगा। तो देखिए प्रोडक्शन बजट क्या होता है, यह दूसरा महत्वपूर्ण बजट होता है, क्योंकि जब पहला बजट जो होता है आपका जो सेल्स बजट होता है उसी के अनुरूप में ये बनता है। यदि सेल जितना होगा उसी के हिसाब से उत्पादन भी होगा। तो यह विक्रय बजट एवं अपेक्षित स्टॉक मात्राओं पर आधारित होता है। यानी कि मान लीजिए कि आपको सेल्स ज़्यादा हो रही है और स्टॉक कम है तो भी आपको थोड़ा सा उत्पादन कम करना पड़ेगा या तो स्टॉक को आपको बढ़ाना पड़ेगा, दोनों चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ेगा। तथा सामग्री बजट, श्रम बजट एवं संयंत्र बजट आदि के आधार के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, कंपनी ने क्या किया कि उत्पादन का मान लीजिए कि हम आपको यहाँ पे समझा देते हैं। उत्पादन बजट, कंपनी की विक्रय एक 1000 यूनिट, यानी कि विक्रय का जो यूनिट है 1000 है, ठीक है। उत्पादन बजट अब विक्रय का जो है इसके आधार पे ये बनेगा। यदि 1000 इसकी क्षमता अगर इसको रखा गया है टारगेट तो 1000 इसको भी बनाया जाएगा, ठीक है। अब 1000 ये जब होगा तो 1000 ये भी होगा, तभी तो उतना आप विक्रय कर पाएंगे। पता चला कि उत्पादन ही नहीं होना है तो उत्पादन ही नहीं हो पाएगा, तो उतना रखने का क्या मतलब फिर 1000 का, ठीक है। तो अब इसको आप समझिए, ये 1000 जो बनाया गया है, ये 1000 जब बनाते वक्त किन किन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। पहले तो आप देखेंगे आपके पास स्टॉक है कि नहीं, रॉ मटेरियल आपके हो पाएगा कि नहीं। अगर रॉ मटेरियल नहीं हो पाएगा तो फिर इतना बजट रखने का क्या मतलब है। तो पहली चीज़ ये आपको इसको ध्यान में रखना पड़ेगा कि रॉ मटेरियल। अब एक और आपको क्वेश्चन यहाँ पे बन जाता है, देखिए कच्चा
कच्चा जो होता है, देखिए आगे आपका यहाँ पे टॉपिक मिलेगा सामग्री बजट जो होती है। सामग्री बजट यही तो होता है, जब आप पढ़ेंगे सामग्री बजट तो सामग्री बजट कितना, तो सामग्री बजट जितना उत्पादन होगा उसी के हिसाब से तो सामग्री को लाया जाएगा, सामग्री को स्टॉक किया जाएगा। तो यहाँ से आप दो चीज़ें समझ सकते हैं, सामग्री बजट भी समझ सकते हैं। तो उत्पादन यदि 1000 का है तो 1000 यूनिट के लिए हमें कच्चा माल चाहिए, 1000 यूनिट प्रोडक्शन के लिए हमें कच्चा माल चाहिए, सन के लिए कच्चा माल चाहिए, ठीक है। यदि ये उपलब्ध हो पाएगा तभी हम ये टारगेट रखेंगे, यदि उपलब्ध नहीं हो पाएगा तो हम नहीं रखेंगे। अब दूसरी चीज़ क्या हो गई, अब श्रम बजट, लेबर बजट। देखिए इसी में कई सारे बजट अब हम यहाँ पे आपको हम पढ़ा देंगे जो उत्पादन लागत बजट के अंतर्गत आते हैं, इसको सब यहीं पे आप समझ लीजिए, ठीक है। तो श्रम बजट क्या हो जाएगा, अब इसको आप समझिए। श्रम बजट, हमने 1000 यूनिट प्रोडक्शन करने का जो है टारगेट रखा। अब श्रम हमारे पास क्या, 1000 यूनिट प्रोडक्शन करने के लिए हमारे पास श्रम है। यदि श्रम नहीं है तो या तो हम श्रम को बढ़ाएंगे या तो प्रोडक्शन को घटाएंगे, क्योंकि अगर आप दोनों चाहते हैं कि आपका अगर ये संतुलित रहे तो इसको, यदि ये इसके बराबर है तो ठीक है, यदि इसके बराबर नहीं है यानी कि इसके मान लीजिए कि 800 यूनिट के लिए आपके पास श्रम है, तो या तो इसके काम का समय बढ़ाइए, ठीक है, या तो इसकी मात्रा यानी कि श्रम की मात्रा बढ़ाइए, ठीक है, श्रम की मात्रा बढ़ाइए, दो चीज़ हो सकता है। और यदि ये कम है तो इसको भी कम करना पड़ेगा, या तो इसके काम के घंटों को घटाना पड़ेगा। तो इस चीज़ों को आपको रिलेट कर लीजिए, समझ लीजिए, यहीं पे अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप हमसे पूछ लीजिए। अब संयंत्र बजट, ये दो बजट आपको हम इसी में करा दें। अब तीसरा जो हमारा होता है संयंत्र बजट, संयंत्र बजट यानी कि प्लांट बजट जिसे आप कहते हैं। अब यहाँ पे दो चीज़ें हैं, आपने फिर से वही चीज़ आ गई कि 1000 यूनिट क्या आपके प्लांट में उत्पादन करने के लिए स्पेस है, जगह है, या इसकी क्षमता है 1000 यूनिट उत्पादन करने के लिए। यदि नहीं है तो क्या करेंगे आप, या तो इसको घटा देंगे या तो इसको बढ़ा देंगे, दो में से एक ही काम होगा, तभी ये 1000 यूनिट हो पाएगा, नहीं तो संभव नहीं है। तो इस चीज़ से आपको इसको भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो इन तीनों चीज़ों को आपको यहाँ पर क्या होगा, इन चीज़ों को अब उत्पादन बजट में आपको इन तीनों को क्या इसके लिए पैसा है इतना या नहीं, यानी कि 1000 यूनिट बिक्री करने के लिए हमारे पास बजट है या नहीं, यदि इनको कम या ज़्यादा करके 1000 यूनिट आपको कंप्लीट करनी है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। हमेशा उत्पादन बजट जो होता है ये सेल्स बजट से ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि ज़रूरत पे आपको उत्पादन को 1000 यूनिट से 1200 यूनिट अधिक डिमांड होने पे करनी पड़े। तो इसकी क्षमता हमेशा, इन सभी की क्षमता जो होती है हमेशा जो है डिमांड से ज़्यादा होनी चाहिए, जिससे कि डिमांड बढ़ने पे इसको पूरा किया जा सके। तो उत्पादन बजट जो कि आप यहाँ पे टॉपिक देखेंगे, इसमें लागत बजट के अंतर्गत ये सारे उसी के अंतर्गत आते हैं। इन तीनों को हमने आपको अच्छे से समझा दिया है, उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। तो अब हम चलिए आगे देखते हैं। उत्पादन बजट के बाद हम अगला जो बजट हम यहाँ पे देखेंगे। अब उत्पादन बजट में हम एक दो चीज़ें और हम यहाँ पे समझ लेते हैं कि ये हमारा अनुमान हो गया है, इसमें एक अवधि के। अब उत्पादन की मात्रा किस चीज़ पे डिपेंड करती है, देखिए अब हम इसको थोड़ा सा और समझ लेते हैं। बाकी चीज़ें आप समझ गए होंगे। देखिए यहाँ पे आप चीज़ों को समझने का प्रयास करिए, समझने की कोशिश करिए। देखिए उत्पादन की मात्रा कैसे निर्धारित होती है। उत्पादन की मात्रा, ठीक है, उत्पादन की मात्रा की अगर आप बात करेंगे तो अपेक्षित अंतिम स्कंद यानी कि क्लोजिंग जो स्टॉक होता है उसको आपको ध्यान रखना है। आपके पास क्लोजिंग स्टॉक यानी कि स्टॉक कितना था पुराना, क्लोजिंग स्टॉक को आपको क्या करना पड़ेगा, ध्यान में रखना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप नया स्टॉक मंगा लेंगे, क्लोजिंग स्टॉक पड़ा रहेगा तो आपका फिर ख़राब हो जाएगा वो चीज़ें हैं। तो अनुमानित विक्रय की मात्रा, क्लोजिंग स्टॉक प्लस सेल्स की जो मात्रा है, कितना विक्रय होगा, ये भी चीज़ आपको, सेल्स की मात्रा अनुमानित होनी चाहिए, इसको ध्यान में रखिएगा, अनुमानित, ठीक है।
क्या हो गया, पहला चीज़ क्लोजिंग स्टॉक हो गया, दूसरा सेल्स की मात्रा हो गया, इसको आप यहाँ पे समझ लीजिए। अगला जो यहाँ पे हो जाएगा अपेक्षित प्रारंभिक और क्या होगा, ओपनिंग स्टॉक। तो कितना आपको उत्पादन के लिए कच्चा माल मंगाना पड़ेगा, यहाँ से आप देख सकते हैं क्लोजिंग स्टॉक कितना था। मान लीजिए कि आपके पास 50 क्लोजिंग स्टॉक था और सेल्स की इतना पे यहाँ पे सेल्स की बात की जा रही, तो सेल्स हमने क्या रखा था, 1000 यूनिट का अनुमान रखा था। अब यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक आपके पास कितना था, इसको आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। इसको अगर आप ध्यान देंगे तो मान लीजिए कि ये 100 यूनिट आपका पिछले साल नहीं बिका था, तो ये हो जाएगा। तो टोटल आपको उत्पादन कितना करना पड़ेगा इस साल, ये देख सकते हैं आप 1050 में से माइनस 950, यानी कि ये 950 यूनिट आपको इस साल क्या करना है, प्रोडक्शन करना है। इस प्रकार से निकाला। परीक्षा में दे सकता है आपको कि एक जो है आपको उत्पादन बजट में ज्ञात करना है कितने उत्पादन करना है, वहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक दे देगा, सेल्स की मात्रा अनुमानित दे देगा और ओपनिंग स्टॉक देगा। तो क्लोजिंग स्टॉक, अरे लास्ट में जो पिछले साल बचा था उसको आप जोड़ेंगे ना, उतना आपके पास माल पहले से है, और कितना जो है विक्रय आपको पास विक्रय कितना करना है, उन दोनों को जोड़ के आप जो है ओपनिंग स्टॉक घटा देंगे तो आपका निकल आएगा। तो ये आपका ये रहा। अब उत्पादन बजट इस प्रकार से तैयार किया जाए कि न्यूनतम लागत व उपलब्ध सुविधाओं का उपयोग करते हुए अधिकतम उत्पादन किया जाए। ये तो सिंपल सी बात है कि जितना संसाधन है उसी से कोशिश कीजिए कि आप उतना अधिक क्या किए, उत्पादन कर सके। उत्पादन करते वक्त किन किन पहलुओं को ध्यान देना चाहिए वो तो हम समझा ही दिए हैं। तो आपको ये सारी चीज़ें हो गई। ये आपका कौन सा रहा बजट, उत्पादन बजट। अब हम आगे बात करते हैं सामग्री बजट की। पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए लाइफ को, बहुत सीरियस पढ़ाई को नहीं लेना है, सीरियस लेना है, लापरवाही नहीं करनी है, सीरियस भी नहीं लेना है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है और पढ़ाई करते रहिए, एंजॉय करते रहिए जीवन को, मौज मस्ती, गाने सुनते रहिए। गाने बहुत ही आपके माइंड को रिलीफ देते हैं। तो चलिए हम देख लेते हैं अगला, सामग्री बजट। सामग्री बजट, अब ये एक चीज़ के लिए इम्पोर्टेंट है आपको सामग्री बजट जानना। सामग्री ये भी चीज़ आपको जो है उत्पादन की मात्रा पे डिपेंड करेगा। यह बजट उत्पादन बजट पे निर्धारित होता है, क्योंकि जितना आप उत्पादन करना चाह रहे हैं या जितना उत्पादन का आपने बजट बनाया है उसी के अनुसार से तो आपके पास सामग्री भी तो होनी चाहिए ना। यदि आपके पास सामग्री नहीं है, यदि आपके पास उत्पादन कम करना है और सामग्री अधिक ला दिए तो भी वेस्ट होगा, कम ला दिए तो भी उसका फिर नुकसान होगा कि आपका टारगेट पूरा नहीं हो पाएगा। तो इसे उत्पादन के ही आधार पर तैयार किया जाता है। यह बजट विक्रय एवं उत्पादन की आवश्यकता, यह बजट जो है विक्रय तथा उत्पादन दोनों पे होता है। जितना विक्रय होगा उसी हिसाब से उत्पादन और उसी हिसाब से कच्ची सामग्री होगी, दोनों पे डिपेंड होता है। इसके अंतर्गत विभिन्न सामग्रियों को उपलब्ध कराने हेतु क्रय की सूचियां तैयार करने, स्कंद नियंत्रण का समावेश होता है। तो इसमें क्या क्या होता है, आपका सामग्री आवश्यकता बजट होती है और सामग्री क्रय बजट। आपको इसके लिए ध्यान देना पड़ता है कि कितनी सामग्री की आवश्यकता है। तो इसमें आपको दो चीज़, एक और बजट आप बना सकते हैं, सामग्री आवश्यकता बजट, आवश्यकता बजट, और दूसरा क्या हो जाएगा, श्रम बजट, सामग्री आवश्यकता बजट और क्रय बजट। आपको दो चीज़ है यहाँ पे, कितनी आवश्यक, क्रय बजट। देखिए यहाँ पे इसको आप कैसे ज्ञात कर सकते हैं सामग्री बजट को। सामग्री आवश्यकता बजट आपके सामने सिंपल सी चीज़ हुई है, ठीक है। तो इसको हम बता रहे हैं, एक सेकंड थोड़ा सा रुकते हैं। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इसको कैसे आप आसानी से जो है निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं आप सभी से कि इसको निकालने के लिए आप क्या करेंगे। तो देखिए सामग्री बजट के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपसे एक मान लीजिए कि आपको 1000 यूनिट टोटल चाहिए प्रोडक्शन के लिए, इस साल सामग्री चाहिए उत्पादन के लिए। तो 1000 यूनिट के लिए आपको क्या करना चाहिए कि आपको यह भी देखना होगा कि आपके पास क्लोजिंग स्टॉक कितना था। तो यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक आपके पास, यदि आपके पास पिछले साल का माल मान लीजिए कि 100 यूनिट बचा है, तो 100 यूनिट बचा है तो आप या तो इसको 1000 यूनिट करने के लिए 1000 यूनिट आप चाहिए तो इसको आप 900 मंगा सकते हैं, ठीक है। 900 मंगा सकते हैं तो ये आपका काम चल जाएगा क्लोजिंग स्टॉक का। लेकिन आप इसको 1000 ही मंगाते हैं
क्योंकि ये अगले साल भी आपको मान लीजिए कि डिमांड बढ़ गई, यदि आप सामग्री 900 ही मंगाएंगे तो फिर उससे ज़्यादा यदि आपकी डिमांड बढ़ गई तो फिर आपको बीच में चीज़ों को बजट फिर आपका फेल बजट माना जाए, क्योंकि आप अनुमान के आधार पर हमेशा क्या करते हैं कि ये ज़्यादा मंगाते हैं। तो इसलिए क्या हो, लेकिन इसको ध्यान में रखना जाता है कि यदि ये ज़्यादा है तो इसको फिर घटाया जाता है। यदि ये मान लीजिए कि पिछले साल कम सेल हुई, ये 300 बच गया, तो इसको फिर आपको 1700 की जगह इसको वो 900 जो मंगा, अभी 700 की ज़रूरत है इस साल, लेकिन इसको क्या किया जाएगा कि इसको 800 मंगा लिया जाएगा या 850 900 के आसपास मंगा लिया जाएगा, फिर 1000 नहीं मंगाया जाएगा। तो इस प्रकार से इसको क्या होता है, निर्धारण किया जाता है सामग्री बजट में। अब हम आगे बात देख लेते हैं, तो आगे की हम चीज़ बात करते हैं। तो आगे हम देख लेते हैं प्रत्यक्ष श्रम बजट के रूप में हम थोड़ा सा देख लेते हैं। प्रत्यक्ष श्रम बजट के रूप में हम आपको बता चुके हैं अभी कि क्या है, उत्पादन पर लगने वाले श्रम को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष 2 प्रकार से बांट सकते हैं। कुछ श्रम होते हैं जो कि प्रत्यक्ष रूप से काम करते हैं, और कुछ श्रम की आपकी डिमांड के ऊपर आपको डिपेंड करती है कि आपको डिमांड यदि बढ़ गई तो उसको कुछ आप एक्स्ट्रा श्रम को लगा सकते हैं उसमें उत्पादन के लिए, ठीक है। तो ये हो गए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष संबंध। विक्रय एवं वितरण उपरिव्यय, यानी कि विक्रय सेलिंग एवं डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड जो एक्सपेंसेस होते हैं बजट होते हैं, वो क्या होते हैं, कितना विक्रय होगा और उस पर वितरण, विक्रय जो होगा उसका वितरण कैसे किया जाएगा, और उसके जो खर्चे होंगे सेल्स के, उन सबको कैसे ध्यान में रखना जाएगा। प्रशासनिक व्यय इसी प्रकार से होते हैं, कारखाना व्यय और अनुसंधान एवं विकास व्यय इन्हीं सब पे डिपेंड करते हैं। अब एक जो महत्वपूर्ण हो जाता है हमारा यहाँ से, जो अब जहाँ से प्रश्न जो अभी तक सेल्स बजट और उत्पादन बजट से बनना है, अब रोकड़ बजट सबसे अधिक इम्पोर्टेंट हो जाता है। यहाँ से प्रश्न बनने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है। तो रोकड़ बजट को हम अगली वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही बजट के विवरण में, अगली वीडियो में हम रोकड़ बजट देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।